स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और इस क्लब में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, निपुण मेहता जी और डीडी शर्मा जी। आप दोनों का स्वागत है और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आवाज इन्वेस्टर क्लब के मेंबर बने और उसके बाद आज यहां पर मुंबई के स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा महेश जी से जो अध्यापक हैं। महेश जी नमस्कार, ये बताइए कितने साल से शेयर बाजार में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? नमस्कार, मैं 10 बरस से यहाँ इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। वेरी नाइस। और मैं सबसे पहले सीएनबीसी आवाज का धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी आवाज सुनने के लिए हमें यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि इतने खाने वाले इतने मुंह हमारे देश में हैं, काम करने वाले इतने हाथ है, डिमांड भी बहुत है, सप्लाई भी बहुत है, फिर भी हम एफआईआईज पे या फॉरेन इन्वेस्टर पे हम क्यों डिपेंड करना करते हैं? ये मैं जानना। आप कह रहे हैं कि एफआईआईज का जब पैसा भारतीय बाजार में आता है तो बाजार चढ़ता है और डीआईआईज पैसा लगाते हैं तो बाजार चलता नहीं है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ आपके इस सवाल को? निपुण जी बताइए, एफआईआईज के पैसे में ऐसा क्या जादू है जो बाजार अचानक से भाग जाता है ऊपर? देखिए, डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारी काफी स्ट्रांग है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि इसमें सेविंग्स कितना है। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में सेविंग्स रिलेटिवली कम है, जो काफी जीडीपी ग्रोथ होता है। ओवरऑल फिगर्स देखें तो जीडीपी ग्रोथ, डोमेस्टिक जीडीपी ग्रोथ काफी है, इंटरनल डिमांड की वजह से है, लेकिन जो ओवरऑल सेविंग्स होता है और सेविंग्स में से जो इन्वेस्ट होता है ये बहुत कम है। तो इसकी वजह से हम क्लियरली देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स के पास रिलेटिवली कम पैसा है। करीब आज के दिनों में करीब टोटल 12 लाख करोड़ के टोटल फंड्स हैं। इसमें से काफी कॉर्पोरेट फंड्स भी हैं, डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स के इसमें से सेविंग्स काफी कम है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में रिटेल इन्वेस्टर्स का रिलेटिवली कम रहता है। तो एक डोमेस्टिक स्ट्रेंथ एक निवेश करने की है, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की या रिटेल निवेशकों की ये कम हो जाती है। इसकी वजह से और मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज बढ़ता जा रहा है क्योंकि पूरा देश ग्रो हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में एफआईआईज जो पूरे ग्लोब में से पूरे ग्लोबली पैसा रेज करते हैं, उनके पास कहीं ज्यादा फंड्स होते हैं और वो जो भी अट्रैक्टिव मार्केट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया में काफी उनका निवेश है। तो एक एवरेज एक रेशियो है, तो एफआईआईज का बहुत कहीं ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ग्रेजुअली हम ये देख रहे हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांगर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हमने जून के महीने में ये स्पेसिफिकली ये एक ट्रेंड देखा जून जुलाई में कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने काफी सपोर्ट किया था, एफआईआईज का सेलिंग हुआ था फिर भी। सो एक डोमेस्टिक सेविंग्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जाएगी, हम ये स्ट्रांगर होते जाएंगे, डिपेंडेंस ऑन एफआईआईज कम होते जाते देखेंगे। तो देश में इक्विटी कल्ट को बढ़ावा देने की जरूरत है और आपको बता दूं सीएनबीसी आवाज इस तरह के इनिशिएटिव ले रहा है। इन्वेस्टर क्लब इसका उदाहरण है। पहला कदम जो इनिशिएटिव हमने लिया है वो एक इसका उदाहरण है जिससे देश के इन्वेस्टर्स बाजार में आएंगे। लेकिन एक और सवाल था आपका। बजट के बाद बहुत बात ऐसा होता है कि मार्केट गिरता ही जाता है और दिन तक वेट करना पड़ता है, ऐसा क्यों? प्री बजट रैली जो देखने को मिली है उसके बाद से कह रहे हैं कि बजट के बाद बाजार इतना चढ़ा नहीं है। शर्मा जी क्या वजह? बजट आजकल इररिलेवेंट है, बजट का कोई मीनिंग नहीं है। बजट से क्या होता है, बजट क्या चेंज कर देता है? आजकल तो बिल्कुल चेंज होने भी बंद हो गए और वो होने भी चाहिए, उसका कोई मीनिंग नहीं है। बजट एक अलग एक्सरसाइज है, तो बजट का कोई मीनिंग भी नहीं है, तो उसके बाद में बढ़े या घटे वो एक अलग चीज है। बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे मार्केट डिपेंड करता है, ग्लोबल फैक्टर्स भी है, डोमेस्टिक फैक्टर्स भी है, और उसमें से ज्यादातर आजकल मार्केट रिएक्ट करता है मैक्रो फैक्टर्स पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स चाहे वो ग्लोबल हो चाहे डोमेस्टिक हो, उसको मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है और वो फैक्टर्स जैसे जैसे चेंज होते हैं वैसे मार्केट चेंज होता है। बजट से मेरे ख्याल से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। चलिए अंकित जी भी हैं हमारे साथ। अंकित जी बताइए क्या करते हैं आप और क्या जानना चाहते हैं? थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई एम अंकित सुराना, वर्किंग विद L&T लिमिटेड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेरी नाइस। मेरा सवाल है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है कि एफआईआई इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हाई पीई स्टॉक विद गुड अर्निंग्स प्रोस्पेक्ट वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, ब्रिटानिया हो गया, अभी हाल ही में टाटा एलेक्सी और फोर्स मोटर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो वैल्यू स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं जो काफी हाई जाके वापस करेक्ट हुए हैं और जो पिट रहे हैं एक तरह से, लाइक फॉर एग्जांपल ओएनजीसी हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। सो फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर विद एवरेज रिस्क एपेटाइट विद 1 to 3 years होराइजन, वैल्यू स्टॉक्स ज्यादा प्रेफरेबल है या फिर ग्रोथ स्टॉक्स ज्यादा प्रेफरेबल है? बताइए सर।
सो वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में मैं इंडिविजुअल कंपनीज की बात नहीं करूंगा, लेकिन वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में एक फंडामेंटल फर्क रहता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में कोई स्टॉक जो जनरली पूरे इंडस्ट्री के एवरेज पी के हिसाब से 100 रुपए के करीब होना चाहिए, वो शायद 90 रुपए में कोट हो रहा हो, तो उसमें कुछ वैल्यू दिखती है निवेशकों को। तो टिपिकली इस तरह की इन्वेस्टिंग को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। इस तरह की कंपनी में जनरली जो ग्रोथ है वो स्टैंडर्ड 10 to 15% के करीब का ग्रोथ होगा, बहुत आउटसाइज्ड ग्रोथ नहीं रहता है। उसमें कंपनीज जनरली डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है। दे डोंट जनरली कंजर्व कैपिटल फॉर फर्दर इन्वेस्टिंग और फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन कंपैरिजन टू दैट ग्रोथ कंपनीज होती है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग इसे कहा जाता है कि जहां पे ग्रोथ कहीं ज्यादा हो सकता है इन कंपैरिजन टू व्हाट द इकोनॉमिक ग्रोथ इज। और इसमें कंपनीज जनरली टिपिकली डिविडेंड्स कम डिक्लेयर करती है, कैपेक्स बहुत ज्यादा होता है, उनमें ग्रोथ कुड भी 30, 40, 50% ग्रोथ, उसमें रिस्क भी कहीं ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू वैल्यू स्टॉक्स। मल्टीफोल्ड रिटर्न्स जनरली ग्रोथ इन्वेस्टिंग में मिल सकते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग में जनरली आप नहीं, ये यू विल नॉट फाइंड दिस। तो आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से है, यू कुड चूज बेस्ड ऑन वेदर वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग। शर्मा जी बताइए। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, ये इन्वेस्टमेंट इज आल्सो ए आर्ट। अपन कई बार सोचते हैं कि ये सिर्फ फाइनेंशियल चीज है, और फाइनेंसेज अगर हम समझ लेंगे, या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या सीएफए हैं, देन वी कैन इन्वेस्ट बेटर। इट इज नॉट लाइक दैट। फाइनेंशियल एनालिसिस इज ओनली 10% पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग. 90% comes from your broader vision or your understanding of the economy, outlook, business outlook, potential of various industries, sectors, etc. all these things. Right. So, value investing और growth investing है, उसको भी बहुत बहुत ब्यूटीफुली क्लब किया जा सकता है अगर आप सही टाइम पे वैल्यू इन्वेस्टिंग करो ऐसे स्टॉक्स में जहां ग्रोथ आने वाली हो, देन इट इज ए वैल्यू कम ग्रोथ इन्वेस्टिंग, एंड दैट आर दी रियल मल्टी बैगर्स। बिल्कुल। चलिए, तो इन दोनों का जो मिश्रण है वो आपको अच्छे रिटर्न्स कमा कर दे सकता है। और शर्मा जी, जैसा कि आपको कह भी रहे थे कि सीएनबीसी आवाज देखिए, और यहाँ पर काफी सारे इस तरह के बेहतरीन आइडियाज आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप इस समय ये सोच रहे हैं कि आवाज इन्वेस्टर क्लब में कैसे पहुंचे, तो आपके पास बिल्कुल आसान रास्ता है। जी हाँ, अपना मोबाइल फोन उठाइए, लिखिए AIC, स्पेस देकर लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब, और इस क्लब में दर्जनों इन्वेस्टर्स, जी हाँ, हाउसफुल है आज वीकेंड पर सीएनबीसी आवाज के स्टूडियो में। और अतुल जी हमारे साथ हैं। अतुल जी बताइए, 6 साल से आप बाजार में पैसा लगा रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से आज? ओके, मेरा नाम अतुल तोने है और मैं फिर एक बार सीएनबीसी आवाज का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमें रोज आवाज देता है इन्वेस्टमेंट आइडियाज पे। मेरा सवाल यह है कि जैसे शर्मा जी ने कहा कि ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना जरूरी है, तो अभी जो न्यू गवर्नमेंट है और उन्होंने जो 2 अपॉर्चुनिटीज दिया है, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, तो उससे कौन से स्टॉक या कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या इसका इन्वेस्टमेंट पे कैसे फर्क गया? तो आप इन 2 थीम्स के ऊपर शेयर ढूंढ रहे हैं जहां से आपको लगता है अच्छी ग्रोथ आ सकती है। करेक्ट, करेक्ट। शर्मा जी, कोई आइडियाज जो इस थीम से मैच करते हैं? देखिए, मेक इन इंडिया में डेफिनेटली गवर्नमेंट का बड़ा रोल है, और गवर्नमेंट ने टू स्टार्ट विथ सबसे ज्यादा फोकस किया रेलवे के ऊपर और डिफेंस के ऊपर, और रेलवे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ही है उसको, और डिफेंस में भी आपको इंपोर्ट अपने कम करने, इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम करनी है और लोकल सोर्सिंग पे फोकस बढ़ाना है। इसलिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी और उसके कारण लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और यहां पर मैं समझता हूं कि रेलवे के अंदर अगर आप देखेंगे तो टीटागढ़ वैगन जैसी कंपनियां हैं, वहां आउटलुक बहुत बढ़िया है। टेक्समेको रेल जैसी कंपनियां हैं जिसके अंदर साथ में एक और कंपनी है, उनकी एसोसिएट, वो मर्ज हो जाती है, तो एक ये टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर का रेलवे का दे सकती है, ऐसी है। इसके अलावा बहुत सारी एलोस्टॉम इंडिया है जो रेलवे को बहुत सर्विसेज देती है, सीमेंस है रेलवे को बहुत सर्विसेज देती है, LNT भी देती है, लेकिन फोकस गए वो अगर आप देखेंगे तो टीटागढ़ वैगन और टेक्समेको रेल है। इसी तरह मेक इन इंडिया के लिए जैसे मैंने कहा कि मेन इनिशियल जो मेन फोकस है वो गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट आएगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, डिफेंस में।
तो डिफेंस के अंदर बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको PSUs में देखना पड़ेगा, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहां पर मैं समझता हूं बहुत ऑर्डर्स मिलेंगे। L&T बहुत बड़ा काम कर रही है, पिछले 10 सालों से डिफेंस का काम कर रही है गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तो जो पहले से एसोसिएटेड है वहां कंफर्ट लेवल है, प्लस वो बहुत सारी चीजों पर पहले से काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। रोल्टा को और BL के जॉइंट वेंचर को एक ऑर्डर मिलने वाला है। इसी तरह टाटा मोटर्स और महिंद्रा मेहता कॉम्बैट बैटल्स के लिए ये जो है वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 5-5, 7-7 साल से, तो वहां अब ऑर्डर बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे। ऑर्डर रिलीज होते हैं तो एक मेक इंडिया में फायदा ये है कि गवर्नमेंट के जब ऑर्डर मिलते हैं तो साथ में यूजुअली 25 से 30% एडवांस मिल जाता है, तो कंपनियों को वर्किंग कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और कंपनियां बहुत तेजी से काम कर सकती है। तो मेरे ख्याल से इस साल के सेकेंड हाफ तक आप देखेंगे कि इस तरह की कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह के नेवल साइड से जो है ये जैसे पिपावार डिफेंस ऑफशोर है या इवन ABG शिपयार्ड को है, हालांकि कुछ नॉर्म्स है उनको मीट करेंगे तभी मिलेंगे, लेकिन इस तरह की कंपनियों को शिपिंग के ऑर्डर मिल सकते हैं। L&T भी शिपिंग में बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो नेवल जो डिफेंस व्हीकल्स हैं उनके ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर के एक बार किक ऑन कर सकती है इकोनॉमी को, और इन कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है जो मैंने नाम बताया। तो जी काफी सारे आइडियाज आपको दिए हैं शर्मा जी ने, अपेक्षा करते हैं कि ये सारे आइडियाज आपको मदद करेंगे। लेकिन स्मिता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप हाउसवाइफ हैं मैम, बताइए क्या जानना चाहती हैं? कि अभी गवर्नमेंट का रिकैपिटलाइजेशन प्लान भी आया है PSU बैंक्स के लिए जी, तो उसमें छोटी छोटी कौन सी बैंक्स को ज्यादा फायदा हो सकता है, कौन सी बैंक्स जो नीचे से हम लेके जो बड़ी हो सकती है आगे जाकर? तो वैल्यू ढूंढ रही हैं आप अब PSU बैंक्स में। और निपुण जी हमने देखा सरकार ने कहा कि इस वित्त वर्ष 25,000 करोड़ रुपए वो बैंक्स में डालेगी और बैंकिंग शेयरों में शुक्रवार को एक अच्छी रैली भी देखी गई। कौन से बैंक्स हैं जो आपको लगता है इससे फायदा मिलेगा और क्या करना चाहिए इन्हें? आई थिंक बैंक्स आप जब सिलेक्ट करें, पर्टिकुलरली स्मॉलर साइज्ड बैंक्स आपको अगर चाहिए, लार्ज कैप्स में तो देयर आर द टॉप 4 और 5 जिसमें कैपिटलाइजेशन होगा, तो उससे क्लियरली बैंक्स को बेनिफिट होगा। लेकिन जो छोटी बैंक्स हैं उनमें से स्पेसिफिकली यू नीड टू बी लुकिंग एट बैंक्स जहां पे प्रोविजनिंग जो भी ये पिछले 2 या 3 या 4 क्वार्टर्स में हुआ हो, ये प्रोविजनिंग लिमिटेड हुआ हो, एक इंक्रीज्ड बेसिस पे नहीं हुआ हो। एट द सेम टाइम कैपिटलाइजेशन हुआ कर रहे हैं वो कुछ हद तक परफॉर्मेंस बेसिस पे भी कर रहे हैं। तो जो लॉस मेकिंग बैंक्स है उसमें कई बैंक्स हैं विच आर एक्सट्रीमली वीक, लार्जली बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग एंड clearly given that these banks haven't identified growth opportunities. कई बार corporates पे ज्यादा फोकस करते हैं, SMEs पे नहीं करते हैं या फिर रिटेल लैंडिंग पे नहीं करते हैं। तो जो बैंक्स जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ रिटेल लैंडिंग है उस पर फोकस कर रही हैं, उस बैंक्स पे भी ज्यादा फोकस कर सकते हैं। लेकिन कौन से बैंक्स हैं शर्मा जी जो आपको पसंद है PSU स्पेस में जहां पर बेट किया जा सकता है इस समय? देखिए PSU स्पेस में मैं समझता हूं कि कैनरा बैंक मुझे पसंद है काफी। एक तो कैनरा बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हालांकि आज रैली काफी अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि करेक्शन भी आते रहते हैं, तो जब जब करेक्शन वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी छोटे में अच्छे PSU बैंक्स चाहिए, छोटा मीन्स यूजुअली इन्वेस्टर देखता है कि कम वैल्यू के हो, तो उसमें विजया बैंक और सिंडिकेट बैंक है, वो रीजनेबली अच्छे हैं और रीजनेबली अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो उनमें भी आप पैसा डाल सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, लेकिन मिड कैप फंड्स भी आप अपने जब आप पैसा निवेश करने की सोच रही हैं तो उसको भी जरूर अपने जहन में रखिए। लेकिन आयुष जी भी हमारे साथ हैं। आयुष जी, आपको देख के लग रहा है कि आप पहली बार बाजार में पैसा लगाने आए हैं? यस सर, आई एम अ CA स्टूडेंट एंड अभी न्यू इन्वेस्टर हूं मैं। तो आज के लिए मेरा क्वेश्चन था कि लॉन्ग टर्म के लिए DCB बैंक अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी अच्छा मैंने ट्रैक किया है DCB बैंक को, उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट फ्यू मंथ्स में। वो अच्छा रहेगा या IDFC बैंक के लिए वेट करना चाहिए? नहीं, तो आप स्टडी कर रहे थे शेयर बाजार में उतरने से पहले और आपने ये 2 बैंक चूज करे हैं। शर्मा जी, क्या राय है इन दोनों पर? नहीं, देखिए DCB बैंक अच्छा चल रहा है, लेकिन वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी रिच है। मेरे हिसाब से DCB सस्ता नहीं है, DCB सस्ता नहीं है, महंगा है। और IDFC बैंक है वो तो खैर अब आएगा, उसके बदले आप ये चाहते हैं तो IDFC अभी ले सकते हैं, तो आपको बैंक और IDFC दोनों मिल जाएंगे, तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। IDFC आप अभी ले लें तो आपके पास IDFC भी रह जाएंगे और IDFC बैंक के शेयर भी मिल जाएंगे। चलिए, तो अब
ये एक अच्छा तरीका हो सकता है आपके लिए भी, लेकिन अगर इन दोनों में से चुनना है तो IDFC एक बेटर पिक होगा। वक्त है यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप इस क्लब में आना चाहते हैं, मुंबई के स्टूडियो में आना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे गेस्ट से रूबरू मिलना चाहते हैं, तो आपको अपना फोन उठाना है, SMS भेजना है, एक हमें AIC लिखकर स्पेस दीजिए, लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर होंगे। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और इस क्लब में हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान निपुन मेहता जी और DD शर्मा जी मौजूद हैं और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आवाज इन्वेस्टर क्लब के मेंबर बने और आज यहाँ पर मौजूद हैं। एक रिटायर्ड शख्स भी हैं हमारे साथ आज इस क्लब में। सर बताइए अपना नाम, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और पूछिए अपना सवाल। मोदी जी की सरकार आने के बाद एक आशा जगी है कि देश में काफी विकास होगा। विकास में फिजिकल और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी रोल प्ले करेगा। मेरा क्वेश्चन और जानना ये है कि स्टील और सीमेंट सेक्टर की आगे आने वाले 5-7 साल में क्या स्कोप है और क्या ये सेंसेक्स से आउट परफॉर्म करेगा? बताइए सर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हर एक देश को पड़ती है। सो भारत में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस अभी आगे जाके ये गवर्नमेंट ने किया है तो डेफिनेटली बेहतर है। इसमें अभी तक पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादा करके PPP बेसिस पे हुआ था, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की वजह से, और उसमें ज्यादा करके प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने प्रोजेक्ट्स लिए थे और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा लोन्स ली थी जिसकी वजह से उनके बैलेंस शीट्स काफी स्ट्रेच्ड हो गए, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गए, प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली हुआ नहीं जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गया है और फर्दर बोरोइंग्स पे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो नए प्रोजेक्ट्स जो भी गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रहा है। इसकी वजह से जो भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज ज्यादा ले रही हैं। तो ग्रोथ जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे जाके होगा। हमने अभी प्राइवेट सेक्टर में इतना पार्टिसिपेशन नहीं देखा है, लेकिन जैसे जैसे उनका फंडिंग के सोल्यूशन निकलते जाएंगे वैसे वेरी क्लियरली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन इसकी वजह से आपने सही कहा, आई थिंक बिल्कुल सीमेंट और स्टील कंपनीज को और पूरे सेक्टर्स को काफी बेनिफिट होगा। ये पूरे स्पेस के लिए सीमेंट स्टील की बहुत जरूरत पड़ती है। सीमेंट में हमने वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखा है, प्राइसिंग पावर कुछ नहीं पिछले 1 या 2 क्वार्टर में नहीं देखा, लेकिन आगे जाके बिल्कुल 4-5 साल में हम देखेंगे। स्टील में एक ग्लोबल डिमांड के इट्स अ ग्लोबल प्रोडक्ट और इसमें इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ हद तक चाइना से भी इंपोर्ट्स होते हैं और वहां पे जैसे इकोनॉमी ठीक से नहीं चल रही है या फिर वहां पे जो अगर बाइंग नहीं होता है या फिर वहां की कंपनीज आइदर नहीं खरीदती है या फिर जो भी आयरन ओर है वो अगर डंपिंग करती है, तो कई कारणों से सीमेंट कंपनी स्टील कंपनीज के प्राइसिंग पावर बिल्कुल नहीं है, डिमांड एडिक्वेट नहीं है, जिसकी वजह से हमने एक परफॉर्मेंस नहीं देखा है। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा स्टील की ग्रेजुअली डिमांड बढ़ेगी। टॉप लाइन ग्रोथ जरूर हम देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी का एक जरूर क्वेश्चन मार्क हो सकता है स्टील कंपनीज में। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा स्टील और सीमेंट सेक्टर पर, लेकिन अर्जुन जी भी हमारे साथ हैं। बताइए अर्जुन जी, कितने साल से हैं आप शेयर बाजार में और क्या जानना चाहते हैं? 15 साल से शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता हूँ जी, और मैं डोंबिवली से आया हूँ जी, और मैं CNBC आवाज को धन्यवाद देता हूँ। और मैं शाम को जब 7 से 8 का जो प्रोग्राम आपका रहता है उस वक्त चैनल TV का रिमोट मेरे हाथ में रहता है खास करके। अच्छा, ऐसा क्यों? तो ये आपने जो बहुत सारे मैंने जैसे SBI है, ICICI बैंक है, IDFC जैसे शर्मा जी की खास पिक्स है वो, तो उसको मैंने उन्हीं के सजेस्ट से मैंने वो खरीदी किया है। और CMI FPI करके ऐसे 2-4 कंपनियां जैसे मैं मेरा उसमें पोर्टफोलियो है। ऑलराइट। और मेरा एक खास सवाल है, जैसे अहमदाबादी शेयर बोलते हैं उनको, जो सस्पेंडेड स्क्रिप्ट है वो चल क्यों नहीं रही, मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? तो आपने वो स्टॉक्स भी खरीद रखे? बहुत साल पहले खरीदी हुई, 10-15 साल पहले खरीदी हुई है। वो अभी DP को पूछते तो DP बोलता है कि ये सस्पेंडेड स्क्रिप्ट कभी ना कभी तो चलेगी, आप उसको वेट करते रहिए। शर्मा जी, ऐसे कई रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने शेयर खरीदे, इवन किंगफिशर जैसी कंपनी भी देखिए सस्पेंडेड है इस समय, दुखी हैं काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स। ये बताइए कैसे पता किया जाए और क्या वो फिल्टर्स रखे जाएं शेयर, ताकि ऐसे लोग फंसे नहीं। इनकी बात से लग रहा है कि ये बहुत सारे शेयर्स हैं, इनके पास एक लंबी लिस्ट है,
फंसने के लिए मेरे ख्याल से देखिए फिल्टर्स की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लालच से बचो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फालतू स्क्रिप्ट है। मैं लालच इसलिए कर रहा हूँ, ये 1.5 रुपए की यार तुरंत 2-3 रुपए हो सकती है, इसलिए लालच में उधर जा रहा हूँ। मालूम है ये खराब है, ये अच्छी नहीं है, मालूम है, तो लालच पे कंट्रोल करो तो बाकी चीजें सब लोगों को मालूम होती है। पेनी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रखते हैं, वो पेनी स्टॉक का पोर्टफोलियो प्योर लालच के कारण लोग इकट्ठा करते हैं। अगर लालच से छोड़ दें तो उनको मालूम है दूसरी बहुत दुनिया भर की अच्छी स्क्रिप्ट हैं, लिस्टेड हैं, क्यों आप 4 आने 75 पैसे 1 रुपया 1.25 रुपया वाली स्क्रिप्ट में जाते हो, जबकि आपको मालूम है कि ये जाने लायक नहीं है, लेकिन लालच दिखता है कि ये स्क्रिप्ट ऐसी है जो 3 सर्किट लगता है डबल हो जाती है ना, 5 सर्किट लगे ये डबल हो गई, तो और वो डबल करने के चक्कर में जो है लोग उसमें घुसते हैं। इन कंपनियों की अगर देखने वाला देखेगा तो आजकल इंटरनेट पे सब चीजें अवेलेबल है, बिल्कुल हर चीज BSE NSE साइट पे अवेलेबल है। जो भी ढंग की कंपनी है उसका सारा डाटा, एनुअल रिपोर्ट, सारे क्वार्टरली रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन BSE NSE साइट। मनी कंट्रोल पे भी अवेलेबल सारी चीजें ये, बिल्कुल, तो आप कहीं भी जाकर के देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा ये वर्थ इन्वेस्टिंग है या नहीं है। तो उसके बाद में अगर लालच में पड़ के आप पेनी स्टॉक में पैसा डालते हो तो फिर किसी को बाद में ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। अगर वो डीलिस्ट हो गई है तो आपको सफर करना पड़ेगा। चलिए, दुख की बात है, लेकिन अगर आप ध्यान से थोड़ा इन्वेस्ट करें, लालच थोड़ा कम करें, शर्मा जी सही कह रहे हैं। तो 4 स्क्रिप्ट जो दिए थे उसके बारे में पोर्टफोलियो मेरा कैसा है, मतलब जो माइंट्री, SBI, IDFC जैसे शेयर कैसे, इन्होंने अच्छे शेयर भी चुने अपने पास रखे हैं? चारों अच्छे हैं, तीनों चारों ये अच्छे स्टॉक हैं और लॉन्ग टर्म अगर आप रखेंगे तो यहाँ फायदा होगा। ऐसे स्टॉक्स में ही आप इन्वेस्ट कीजिए, क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। वहां अगर खराब माहौल होगा तो ठीक है, थोड़ा डेप्रिसिएशन हो जाएगा, वापस रिकवरी होगी तो जल्दी रिकवरी आ जाएगी और ओवर ए लॉन्ग टर्म आपको पैसा बनेगा ही। आप कोई भी टॉप क्लास कंपनी 10 साल पहले का भाव ले लो, आज का भाव ले लो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे L&T हो, चाहे SBI हो, कोई भी उठा के देख लो, छोटे से छोटा बैंक भी उठा के देख लो आप, जैसे सब शेयर मल्टीप्लाई हुए हैं। जैसे मुझे अहमदाबादी शेयर में जो लॉस हुआ है वो ये चारों कंपनी मुझे भरपाई कर दी है, वैसे देखा जाए तो। हाँ, तो फिर देखिए आप खुद ही अपने सवाल में ही आप अपना जवाब खुद ही बता रहे हैं। तो देखिए आपको यही करना है, क्वालिटी के साथ, हम लोग फिर बिल्कुल क्वालिटी के साथ स्टिक करिए और अच्छे शेयर अपनी पोर्टफोलियो में चुनिए। और शर्मा जी ने जो कहा, लालच कृपया करके थोड़ा सा दूर रखिए। चलिए, फिलहाल वक्त की कमी है। शर्मा जी शुक्रिया, निपुण जी आपका भी धन्यवाद, आप आज आवाज इन्वेस्टर क्लब में आए और हमारे दर्शकों के, इन्वेस्टर्स के सभी सवालों के जवाब दिया। आप सबका भी शुक्रिया, आपने समय निकाला इस क्लब के लिए। आज मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।